गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम चालू करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में मैंने पहला वीडियो बना दिया था, आपको सेंड भी किया हुआ है। ओके, तो वहाँ पर मैं डिस्कशन कर रहा था उसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा प्रॉपर्टी डिस्कशन किया था। तो कुछ ऐसा याद करो, या मैंने ऐसा बताया होगा कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स of a determinant are equal, then value of determinant is zero। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। ये मैंने डिस्कशन कर दिया होगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो 2 3 4 5 6 7 और फिर से यहाँ पर 2 3 4। देखने वाली बात ये है, ये और ये दोनों सेम है और डिटर्मिनेंट है, तो देयरफॉर इसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कि ये रो 1 है वो रो 3 के बराबर है, इसलिए डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा डिस्कशन मैंने पहले भी किया होगा। अगर इसको बदल दें, ऐसे कर सकते हैं 2 3 8 5 6 7 और 2 3 8। अगर फिर से देखो, यहाँ देखने वाली बात है, ये दोनों फिर से सेम है। यहाँ पर कॉलम 1 जो है कॉलम 3 के बराबर है, इसलिए डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इसका पूरा का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, ये जो है पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ऐसा हमने डिस्कशन पहले भी किया हुआ था। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कैसे? सपोज को यहाँ पर 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 और इसका मान लो 4 गुना ज्यादा कर लो, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। तो इसको क्या लिख सकते हैं पता है, ध्यान से देखना है। तो 3 4 5 R1 C1 C2 C3। तो C3 से अगर हम कॉमन ले लें, कितना ले सकते हैं, 4 का टेबल आ रहा है, 4 कॉमन ले लें। तो इसका मतलब क्या होगा, C3 से 4 कॉमन लेना है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखो क्या है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बाहर आ गया और यहाँ आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 और इसमें से हमने 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। यहाँ पे क्या देखोगे, क्या देख रहा है कि कॉलम 1 कॉलम 3 के बराबर है, कॉलम 1 कॉलम 3 के बराबर है, इसलिए डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 इंटू जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसमें क्या पता चला, क्या मालूम पड़ा कि कभी भी दो रो या दो कॉलम आपस में जब प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा, या 4 गुना 1.5 गुना कम, 5 गुना कम, ऐसा हो। जब दो रो या कोई दो कॉलम, ये रो होता है, इस तरह से रो होते हैं। ये जो मैंने मार्कर रखा हुआ है अभी, रो वाइज मार्कर रखा हुआ है, ये रो वाइज मार्कर रखा हुआ है अभी, और ये जो मार्कर रखा हुआ है अभी हमने कॉलम वाइज मार्कर रखा हुआ है। इसीलिए याद करो, इसको कलम बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कलम। एक्चुअली अंग्रेज लोग इसको कॉलम बोला करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। अंग्रेज लोग इसको कॉलम बोलता होगा, तो हिंदुस्तानी लोग इसको कलम बोलने लगे, क्योंकि कलम हम ऐसे रखते जेब में, देखो ऐसे रखते हैं ना कलम, ये लाल दिखने रहा है ना, यहाँ से इसको कलम बोलते हैं। हिंदी में पेन को बोलते हैं कलम। ये देखो ऐसे रहता है, तो इस तरह से कलम यानी कॉलम, और ये रो ये वाला रो नहीं, रोने वाला रो नहीं, ठीक है। अच्छा है, तो इस तरह से दो रो या दो कॉलम जब आपस में प्रोपोर्शनल हो तो उनके वैल्यू, डिटर्मिनेंट के वैल्यू जीरो होते हैं। ये डिस्कशन पता नहीं मैंने किया था कि नहीं किया था, एक बार फिर से मैं चलो ऑन द स्पॉट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम पूरा फुल फेज में पढ़ने वाले हैं। लगातार जो छुट्टियां होनी थी सब हो गई है, अब छुट्टियां वट्टियां भी नहीं होने वाली है। अच्छा, अब आते हैं, अगर हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर डिटर्मिनेंट जो होगा वो सिमेट्रिक
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो भी उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगा। सपोज करो ये भी बताया होगा कि थर्ड प्रॉपर्टी में कि द डिटरमिनेंट ऑफ, ये बताया होगा पहले भी लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जिसका प्रिंसिपल डायगोनल पहले 0 हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जिसका प्रिंसिपल डायगोनल पहले 0 हो और इस पोजीशन में जो हो, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ ए स्क्वायर नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ बी स्क्वायर नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे सी स्क्वायर नेगेटिव है तो यहाँ सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इसका आंसर का सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे तो बिना, देखो ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल DIAGONAL, प्रिंसिपल डायगोनल। इसका डिटरमिनेंट निकालो तो ऑटोमेटिक 0 ही आएगा। कर लो, चेक भी करना है कर लो, 0 डब्बा माइनस ए स्क्वायर डब्बा और प्लस बी स्क्वायर डब्बा। 0 लोगे तो यहाँ से एल बनाओगे, ऐसे एल बनाओगे, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस तो प्लस सी का स्क्वायर होगा। क्यों? तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से माइनस सी स्क्वायर हो रहा है, इसको प्लस करना पड़ेगा, ए स्क्वायर का यहाँ टी बनेगा, ये हो जाएगा 0 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर लोगे तो यहाँ से एल बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 0। तो क्या आ रहा है इसका आंसर? ये तो 0 ही हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करो, ओए होए 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 होए, क्या किया मैंने? यहाँ आ रहा है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, कुछ मिस्टेक किया है मैंने। ये प्लस है तो माइनस लिया, प्लस है तो माइनस लिया, माइनस है तो प्लस लिया, बराबर है। 0 लिया यहाँ से 0 तो ये हो जाएगा 0 और माइनस सी पावर 4 तो माइनस सी प्लस सी पावर 4 होगा, ये मिस्टेक किया था। उसके बाद यहाँ से टी बना माइनस ए स्क्वायर तो टी स्क्वायर बनाते हैं यहाँ से 0 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। यहाँ मिस्टेक किया था क्योंकि जो साइन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन आता है यहाँ पर उसका उल्टा लिखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ये कट का आ गया ना फाइनली आंसर 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया है। ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, बराबर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है कि डिटरमिनेंट निकालना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ये पोजीशन होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 होता है और ये जो पोजीशन होते हैं इस पोजीशन भी इसका उल्टा होता है, इस पोजीशन इसका उल्टा होता है, इस पोजीशन इसका उल्टा होता है, ठीक है कि ना? ऑपोजिट साइंस होते हैं, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए इक्वल्स टू माइनस ए का ट्रांसपोज। इसे मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार चालू करने से पहले समझा देता हूँ। सो फाइनली ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर फोकस करना बच्चों बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि जूम लेक्चर तो चालू रहेगा, जो डाउट वगैरह है यहाँ पर तो वहाँ पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ अगर किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 प्रॉपर्टी कर दिया। अगर हम 4th प्रॉपर्टी करें ब्रेक करने का, सपोज करो यहाँ से लिखा हुआ है ए प्लस बी स्क्वायर, 2 पार्ट में तोड़ने का है, ए प्लस बी का स्क्वायर। अगर मान लो कि फिर से यहाँ पर है सी स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर, यहाँ पर है बी एम प्लस पी स्क्वायर और ए बी एन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर। ये मान लो हमारा डिटर्मिनेंट है, ये मान लो कि डिटर्मिनेंट है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 टुकड़े में हम तोड़ सकते हैं। डिटर्मिनेंट को 2 टुकड़े में स्प्लिट इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स। इसको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट से तोड़ सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। कैसे तोड़ सकते हैं इसको? एक डब्बा प्लस दूसरा डब्बा, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ये दोनों देखो ध्यान से, ये दोनों कॉमन ही है, इसको कॉपी कर देना बिना दिमाग लगाए। सी स्क्वायर ई स्क्वायर जी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर एच स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर जी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है बच्चे, आपको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा।
A, यहाँ पे M, यहाँ पे N, तो यहाँ लिख देना A, यहाँ पे लिख देना M, यहाँ पे लिख देना N, पहला टुकड़ा। अब यहाँ प्लस प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ माइनस माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस लिखना है, ठीक है। इस जगह पे बधा जगह प्लस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग b² p² और x²। तो ये डिटर्मिनेंट जो गिवन डिटर्मिनेंट है बच्चे वो दो टुकड़े में आराम से टूट गया। इस तरह से कभी कभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका भी यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर देते हैं, SPLIT, स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर देना कि तोड़ देना, डिटर्मिनेंट को दो टुकड़े में तोड़ देना। तो कभी कभी ये प्रॉपर्टी भी बच्चे यूज करेंगे, अभी इसलिए बता दिया है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। सो फाइनली इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चे, क्वेश्चन करूंगा मैं इसके ऊपर, डिस्कशन करेंगे, पहले प्रॉपर्टी थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग आगे करेंगे सॉल्व। अब इसका और मूल मंत्र क्या है, ये हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर लिया, हमने दो टुकड़े में तोड़ दिया, स्प्लिटिंग कर लिया। अच्छा, मल्टीप्लाई में देखो, मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते थे ना, कोई एक मैट्रिक्स होता था और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते थे, तो वो क्या होता था, जैसे कोई एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स मान लो कि ऐसा है 4 5 6 7 8 9 2 1 7, मान लो ये मैट्रिक्स का साइन है बच्चे, ये मैट्रिक्स का साइन है। तो जब ये 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये जब अंदर जाता था मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स में तो सबसे मल्टीप्लाई होता था। तो ये पता है कैसा रिजल्ट आता है, आ जाएगा यहाँ सब ट्रिपल हो जाएगा, 12 15 18 21 24 27 6 3 21, ये मैट्रिक्स में ऐसा होता था। बट ऐसा डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लाई होगा ये 3 डिटर्मिनेंट A, तो इसे लिखा तो ये किसी पर्टिकुलर रो, इट विल मल्टीप्लाई विद एनी पर्टिकुलर रो और एनी कॉलम ओनली, किसी रो या किसी कॉलम में किसी एक में ही मल्टीप्लाई होगा, सब जैसे सब में मल्टीप्लाई हो गया, ये सब में मल्टीप्लाई, ये नंबर जो सब में जाके मल्टीप्लाई हो गया मैट्रिक्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। लिखा रहेगा यहाँ पर कि 3R1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 3 जो है ना सिर्फ रो में मल्टीप्लाई करना 3 से। मान लो कि हमारे पास 3 और R1 कर दिया हमने, मान लो 4 2 1 8 7 5 2 1 6 और 3R1 कर दिया। अभी हमने क्या कर दिया, 3R1, यानी कि R1 में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो सिर्फ R1 में ही 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका रिजल्ट अब क्या हो जाएगा, यहाँ से R1 ये है, R1 ये वाला है, ये वाला R1 है, तो क्या होगा 12 3 से 6 और 3, और बाकी वाला कॉपी होगा सेम टू सेम, लेकिन ऐसा इधर नहीं हुआ था, ध्यान से देखो, ऐसा इस सब में मल्टीप्लाई हो गया था, इस सब में मल्टीप्लाई नंबर हो गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ये डिफरेंस है किसमें, मैट्रिक्स में, और ये डिफरेंस है डिटर्मिनेंट में, समझ में आया। अगला डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स का आंसर हमेशा मैट्रिक्स में ही आता है, डिटर्मिनेंट का आंसर एक नंबर आता है, कोई एक नंबर आता है 5 6 7 8 या 0 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा क्या होता है, एक नंबर में आता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। बट मैट्रिक्स का आंसर हमेशा एक मैट्रिक्स के अंदर से ही, मैट्रिक्स में ही आता है, इस तरह से ही आएगा, डब्बा में बंद ही आएगा, डब्बा में बंद ही आता है। जैसे ना स्विगी वगैरह में हम लोग डब्बा में बंद ही खाना आता है, मैकडी वगैरह डब्बा में बंद ही आंसर आता है, इसी तरह से इसका भी डब्बा में बंद ही आंसर आएगा मैट्रिक्स का, लेकिन ऐसा नहीं, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। ये भी प्रॉपर्टी डिस्कशन कर दिया। ये शुरू के वीडियो देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी। दूसरी बात यह है कि डिटर्मिनेंट में अकेला माइनर निकालना बोलेगा, जो मैंने सिखाया हुआ है, अकेला कोफैक्टर निकालना पूछेगा तो हमने सिखाया हुआ है, अकेला एडजॉइंट निकालना पूछेगा तो हमने सिखाया हुआ है, और भी डिस्कशन करेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये सब प्रॉपर्टी हमने डिस्कशन धीरे धीरे कर लिया है। अब मैं एक डिस्कशन करता हूँ प्रॉपर्टी जो है सारस रूल, SARRUS, सारस रूल। सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, अदरवाइज बोर्ड वगैरह मत लगाना मेथड, बोर्ड को सॉल्व करने में ये मेथड मत लगा देना। शांति, फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये मेथड मत लगाना। डिटर्मिनेंट में निकालने का ये दूसरा मेथड है। सेकेंड मेथड टू फाइंड
डिटर्मिनेंट निकालने का इस दूसरा मेथड है बच्चे, बट बोर्ड में इसका ये मेथड यूज मत करना। कैसे यूज करते हैं, सपोज करो 2 3 1 4 0 5 7 1 0 7 1 3 है, मान 7 1 3 है, माइनस 1 है, ये है। तो इसको हम लोग पहले सिंपल मेथड एक्सपेंडिंग करके कैसे निकालते थे, एक्सपेंडिंग करते थे, एक्सपेंडिंग रूल से कैसे निकालते थे हम आंसर। 2 फिर लिखते डब्बा -3 फिर डब्बा फिर 1 डब्बा। तो क्या होता था यहाँ से ऐसे करने से, यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, ये मल्टीप्लाई कर टी बनेगा तो 4 3 12 हो जाएगा और 7 5 35 -35, और इसे साथ बनाएंगे तो 4 1 -4 होगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चे, 5 2 10 -3, 25 में से 5 में से 2 गया तो 3 में से गया तो 2 और -4, कितना हो गया 10 -9 और 3 2 6 -4, यानी कि 10 -73 -63 कुछ आ रहा है आंसर, -63 आ रहा है। ये क्या था, एक्सपेंडिंग करके हमने आंसर लाया है, एक्सपेंडिंग करके। अच्छा, एक्सपेंडिंग से भी याद आया कि बच्चे क्या बोलते हैं कि सर जो आप एक्सपेंड करते हो यूं इसको लेते हो, क्या ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं? हाँ, ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो मैं इसी में क्वेश्चन को ऐसे एक्सपेंड, जैसे मैं अभी इसका हमेशा क्या लेता हूँ, यूं लेता हूँ, इसको लेता हूँ, फिर इसको लेता हूँ। बट आप किसी को भी लेके एक्सपेंड कर सकते हो। पोजीशन का ध्यान ऐसे रखना है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस। अब ये समझ में नहीं आया कि क्या किया है, तो अगर हम ऐसे इसको ये यूं आ जाएंगे, यूं जाएंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस, देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पे लेंगे माइनस, फिर यहाँ पे लेंगे प्लस। देखो ध्यान से मैंने प्लस लिया है, यानी सेम टू सेम लिया है, यहाँ पे साइन चेंज किया इसका और यहाँ पे प्लस। अगर ऐसे तुम एक्सपेंड कर रहे हो, यूं एक्सपेंड कर, कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, बट एक ही रूल हम फॉलो करते जान करके कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। बट अभी क्या है वो समझाने के लिए बताता हूँ। अगर एक्सपेंड करोगे, यूं एक्सपेंड करना चाहते हो तो यूं भी क्या आएगा, पहला पोजीशन पाएगा प्लस, दूसरे पोजीशन पाएगा माइनस, यानी इसका पोजीशन आएगा -4 और इस पोजीशन पर प्लस, यानी 7 का 7 कॉपी करेंगे। अब इसको एक्सपेंड करें, देखें तो हमने इसको लिया तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये आएगा यहाँ से 0 और +5, अंदर वाला सेम रूल रहेगा। यहाँ से इसको लोगे तो टी बनेगा, इसको लोगे ऐसे टी बनेगा, यूं ऐसे बनेगा, ये चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, ये और ये चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 और -1 आया तो इसका लिखेंगे +1। अब ये 7 लोगे तो ऐसे L बनेगा, ये से ये चला जाएगा, तो 5 3 15 -0। देखो आंसर सेम आएगा इसी तरह। 5 2 10 हो गया, -10 9 1 10 10 4 40 हो गया, 15 7 15 6 90 15 7 105 105। तो कितना हो गया ये 115 में से 40 चला गया। आय हाय हाय, ये क्या हुआ, गलत आंसर आया। गलत आंसर नहीं आएगा। 5 2 10 9 1 10 40 और 15 6 90 90 105 सही है। 105 हो गया 115 में 40 चला गया, 5 में 0 गया तो 4 और 11 में से 4 गया तो 7 74। तो इधर मैंने क्या किया, गलती किया, 2 लिया तो 5 0 + 5 बराबर है, -3 लिया तो 12 -35 सही लिया। यहाँ से 1 लेंगे तो -4 और 0 सही है। 5 2 10 लिखा, इसमें से 35 में से 5 दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो ये हो गया 79 -4 तो 79 -4 75 तो 75। ये देखो 75 आ गया, आंसर दोनों का सेम आ गया। तो देखो इसको एक्सपेंडिंग करते हैं, एक्सपेंड करना बोलते हैं। एक्सपेंड करा हमने, एक्सपेंड किया, इसको भी इस दूसरे मेथड से एक्सपेंड किया, यानी इधर से लेकर एक्सपेंड किया। अभी एक्सपेंड किया था इधर लेकर के, इधर को लेकर के 2 3 और 1 लेकर 2, इसका साइन चेंज करना है, इसका साइन चेंज करना होता है। जब भी लोगे तब इसका साइन चेंज करना होता है, इसका साइन चेंज करना होता है। ऐसा मैंने मैट्रिक्स में बताया भी होगा, इस तरह से इनका साइन चेंज करना है। तो एक ही मेथड, इसको फॉलो करना, हमेशा इसको ही फॉलो करना, यही मेथड फॉलो करना। इसको इस तरह का रूल को फॉलो कभी कभी करते हैं, मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा,
बट रेयरली करते हैं, अदरवाइज 99% केस में यही वाला फॉलो करना है आपको। ठीक है कि नहीं, किसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। आंसर देखो दोनों हिसाब से सेम आया है, तो हम अगर किसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो बनाया है मैंने गोला गोला गोला, इनके साइन चेंज होते हैं, इनके होते हैं साइन चेंज। खैर ये सब ज़्यादा डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें आंसर इसी से आ जाएगा। ये एक्सपेंडिंग करना बताया। अच्छा, सारस रूल की बात चालू किया था मैं, पर सारस रूल आते 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 ये पूरा का पूरा वीडियो भर गया है। तो अगले लेक्चर में मैं सारस रूल के साथ आऊँगा बच्चे, और वहाँ पर मैं सारस रूल समझाऊंगा। ठीक है कि यहाँ पर नहीं हो पाया, यहाँ एक्सपेंडिंग करते करते ही पूरा टाइम बीत गया। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ पर हम लोग सीखेंगे सारस रूल, और वहाँ पर सारस रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर कैसे सेम आता है, इसी को हम आगे लेकर के बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर यहीं पे करेंगे समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।